कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ पंचायती राज पढ़ रहे हैं। पंचायती राज में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका आगे का ही है, जो कि चल रहा है हमारा क्या, राज्य निर्वाचन आयोग। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हमने जस्ट पहले क्या क्या देख लिया कि नॉमिनेशन फॉर्म क्या होते हैं, है ना। ये लिस्ट कैसे जारी होती है, एक ओवरव्यू मैंने बता दिया है कि नोटिफिकेशन कैसे जारी होगी, है ना, टाइम टेबल कैसे बनता है, समय सारणी कैसे बनेगा, फिर नोटिफिकेशन जारी होगी, फिर नोटिफिकेशन के बाद प्रचार वगैरह के लिए समय दिया जाएगा और फिर चुनाव होंगे। चुनाव के लिए हमने समझ लिया, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होगा जो कि कलेक्टर बाय डिफॉल्ट होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, देन बूथ वाले होंगे। फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें हमने आगे बढ़ते हुए देखा, ठीक है। अब सीधा सीधा जब ये नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाते हैं तो वहां पर क्या क्या प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर, ठीक है, ऑफ फिल द नॉमिनेशन फॉर्म, ठीक है। ये नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने की जो प्रक्रिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आते हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिए। 4 टाइप के जो पोस्ट हैं पंचायती राज में, दैट मीन्स 4 टाइप के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनके लिए 4 टाइप का आपको नॉमिनेशन फॉर्म मिलेगा। एक पंच का मिलेगा, एक सरपंच का, जनपद पंचायत के सदस्य का याद रखना, और जिला पंचायत के सदस्य का। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नहीं मिलता क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ये नाम निर्देशन पत्र हम इसको बोलते हैं हिंदी में, नॉमिनेशन फॉर्म। ये नॉमिनेशन फॉर्म एक कंप्लीट बायोडेटा होती है जिसमें उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेकर के उसके क्वालिफिकेशंस, ठीक है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस, यहां तक उनकी संपत्ति वगैरह के बारे में भी जानकारी उस पर रहती है। तभी तो पता चलता है कि भाई पर्सनल इंफॉर्मेशंस रहते हैं, इतनी संपत्ति है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, न्यूज में पढ़ते रहते हैं, ये सारी चीजें आपका नॉमिनेशन फॉर्म में होता है। इसकी फोटोकॉपी भी वैलिड होती है भाई, याद रखिएगा, इसकी फोटोकॉपी में भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये किसको जमा होता है, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर को जमा होता है, ठीक है। आप किसको करेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करते हैं, या फिर, ठीक है, कई बार इसको कलेक्टर जो है वो भी सबमिट करते हैं, लेकिन उस समय कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर के पोस्ट पर होते हैं। तो याद रखना, ये जो चीजें हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास सबमिट होती है और वो उस रिटर्निंग जो ऑफिसर हैं उस नॉमिनेशन फॉर्म की जांच करते हैं, समीक्षा करते हैं अगले टर्म्स पे, ठीक है। फिर ये एक्चुअली फाइनल लिस्ट होती है, सेकंड के बाद फाइनल लिस्ट होती है, उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन आपका सिंबल होगा, ठीक है। ये आपका फाइनल लिस्ट होगा, अंतिम सूची जारी होगी। ये एक्चुअली में क्रम थोड़ा सा बदल गया है ना, ये 3 नहीं है, ये 4 कर देता हूं मैं, आप समझ लीजिएगा, ये 3 है आपका, ठीक है। पहले फाइनल लिस्ट बनेगी, उसके बाद आएगी, ठीक है। देखिए, ये आप लोग सुधार लीजिएगा, है ना, इसीलिए वीडियोस में कई सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा होगा, जो फॉर्म होगी उसकी फोटोकॉपी भी वैलिड होती है, आप उसमें भी फॉर्म भर दे सकते हैं, ठीक है। या तो वो फॉर्म जो है खुद कैंडिडेट द्वारा भरा जा सकता है, या उसका प्रतिनिधि, दैट मीन्स उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी उस फॉर्म को फिल करके भर सकता है, भर करके उसको जमा कर सकता है। जिसमें 2-3 चीजें कंपलसरी होती है जिसको याद रखना है। इसमें सबसे पहले, ठीक है, इसमें सबसे पहले ये 3 कॉपियां में होती है, कॉपियां खैर नहीं पूछेगा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, 3 कॉपियों में होती है, उसको मिला करके। लेकिन इसके साथ साथ और क्या अटैच होते हैं, इसके साथ साथ शपथ पत्र, या फिर, ठीक है, जिसको हम एफिडेविट बोलते हैं, और हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है स्व घोषणा पत्र, हाँ बिल्कुल यही बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में कुछ चीजें थोड़ी सी टफ होती है, बट याद रखना है इन सब चीजों को, ठीक है। स्व घोषणा पत्र मतलब खुद घोषणा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया सारा इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है सत्य है, अगर ये सत्य नहीं मिलेगा तो मेरे ऊपर आप कार्यवाही कर सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड क्या है, स्व घोषणा पत्र। आप लोग देखे होंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, आई हियर बाय दैट ये दिस ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इज ट्रूथ एंड वेरीफाइड, ऐसा करके आप लोग भरते हैं ना, वो क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, स्व घोषणा पत्र। एक होता है शपथ पत्र, शपथ पत्र दैट मीन्स एफिडेविट। एफिडेविट जो है स्टैम्प पेपर या फिर ग्रीन पेपर पे साइन किया जाता है, नोटरी या फिर कोई फर्स्ट क्लास या ऐसे जो आधिकारिक रूप से उसके लिए नियुक्त होते हैं उनके सामने होता है, याद रखना, ठीक है। तो शपथ पत्र कहलाते हैं, इसकी भी जरूरत इसमें पड़ती है। किसको क्या पड़ती है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 चीजें याद रखना, एक होता है, ठीक है, एक तो नॉमिनेशन फॉर्म हो गया, यही नॉमिनेशन फॉर्म ये हो गया, ये पहला नंबर में हो गया। एक होता सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन
सन फॉर्म, ठीक है, मतलब स्वघोषणा पत्र, स्वघोषणा पत्र। अगर मैं एक चीज को लिखूं तो आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं बता ही रहा हूं, ठीक है। दूसरा होता है एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट। ये एफिडेविट क्या होता है भाई? ये शपथ पत्र होता है, शपथ पत्र, ठीक है, शपथ पत्र। और मैं बता चुका हूं कि शपथ पत्र किसी दूसरे आधिकारिक तौर पर नियुक्त जो व्यक्ति है उसके सामने होगा, स्टैम्प पेपर वगैरह में होता है शपथ पत्र जो है। लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, स्व घोषणा पत्र क्या करते हैं, आप एक पेपर में लिख देते हैं और नीचे साइन करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है एफिडेविट की, उससे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑफिशियली लीगल माना जाता है। कोर्ट वगैरह में ये सब चीजें जो है ना ये पेश होते हैं, तो ये कोर्ट द्वारा जो है ऑथराइज होते हैं, इसको याद रखना एफिडेविट को, ठीक है। आप लोग भी बनाए होंगे कभी स्कूल, कॉलेज, डिग्री वगैरह के सर्टिफिकेट ये सब में। तो यहां पर याद रखना पंच में इन दोनों के, देखो किसी को दोनों की जरूरत पड़ सकती है, एक की पड़ सकती है, दोनों की भी नहीं जरूरत पड़ सकती। तो यहां पर पंच में मैं 1 और 2 ऐसा लिखते चलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। यहां 1 व 2 की जरूरत बिल्कुल नहीं है, दोनों की जरूरत नहीं है, दोनों नहीं लगता है इसमें पंच को, ठीक है, मतलब दोनों नहीं लेंगे। नॉमिनेशन फॉर्म सब भरेंगे, सबके सब भरेंगे, अपना अपना नॉमिनेशन फॉर्म होगा। इसके साथ इनको कितना राशि देना पड़ेगा? 50 रुपए देना पड़ेगा भाई, किसको? जनरल वाला है तो, ठीक है। और अगर यही चीजें आरक्षित है तो ये कितना देना पड़ेगा? 25 रुपए। तो नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जो फीस है, जमानत राशि है, डिपॉजिट मनी है, उसको देना पड़ेगा। एक नॉमिनेशन फॉर्म, डिपॉजिट मनी प्लस इन दोनों में से अगर कोई नीड है, तो पंच के लिए दोनों नीड नहीं है तो क्या देगा कि भाई ये पंच के लिए अपना 50 रुपए जनरल वाला है तो, या फिर आरक्षित वर्ग से है और रिजर्वेशन क्लास से आ रहा है तो क्या देगा? आपका 25 रुपए। और 1, 2 इनमें से दोनों देने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ नॉमिनेशन फॉर्म देगा और फीस देगा, वो पंच का हो गया, रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करेगा। सरपंच क्या देगा? तो सरपंच के लिए 1000 रुपए है या फिर 500 रुपए, अब ये आरक्षित और ये समझ गए आप। और सरपंच क्या देगा? सिर्फ एक देगा, ओनली, ठीक है, ओनली 1, तो ओनली 1 ये आप समझ लेना, ओनली 1 इसको जरूरत पड़ेगी, दैट मीन्स सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। और वही मैं अगर जनपद पंचायत की बात करूं तो ओनली 2 होता है यहां पर, ठीक है। और यहां पर 1 और 2 दोनों होगा, किसमें? जिला में। तो 1 और 2 दोनों होगा जिला में, और यहां पर जनपद में 2 होगा, सरपंच में 1 होगा, पंच में कोई भी नहीं लगेगा। तो पहला और लास्ट को देखो, पहला और लास्ट से आप लोग क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट में दोनों नहीं लग रहे, किसी की जरूरत नहीं है, नहीं सेल्फ डिक्लेरेशन की, नहीं एफिडेविट की। सरपंच के लिए क्या लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन लग रहे हैं। इसके लिए क्या लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। जनपद के लिए क्या लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट लग रहा है। और जिला वाले के लिए दोनों लग रहे हैं। तो यही चीजें हैं, या तो दोनों या एक या कोई नहीं, ऐसा, ठीक है। तो कोई नहीं किसके लिए? पंच के लिए। और मनी आपको पता है, एक का 500 हजार है, ये 2000 रुपए है, ठीक है, और ये 4000 रुपए है। और इसका आधा हो जाता है भाई आपका SC ST या फिर OBC है तो, ठीक है। तो ये आपको भरना पड़ेगा। इसके साथ साथ नॉमिनेशन फॉर्म हो गया, आपके डिपॉजिट मनी हो गया, और इनमें से कोई देना पड़ेगा। और प्रतियां हैं, 3 प्रतियों में ज्यादातर दी जाती है, दैट मींस 3 फोटोकॉपी में। याद रखना इसमें ओवरराइटिंग मान्य नहीं है। अगर नॉमिनेशन फॉर्म में किसी भी टाइप का ओवरराइटिंग हुआ तो फॉर्म फिर से जमा करना है, इसीलिए फोटोकॉपी इसमें मान्य है। फोटोकॉपी में आप भर सकते हो, लेकिन किसी भी टाइप का ओवरराइटिंग इस पर मान्य नहीं है। हो सकता है पूछ ले, इसलिए बार बार कई सारी चीजों को आपको बताया जाता है कि ओवरराइटिंग इस पर नहीं करना है। अब व्हाइटनर लगा दिए ये सब नहीं चलेगा, भले आपको दूसरा फॉर्म भर के भेज सकते हो। आप खुद भी, कैंडिडेट खुद भी भर सकता है, और उसका प्रतिनिधि, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी भर सकता है, इसको याद रखना। फिर आता है स्क्रूटनी, नामांकन पत्र की जांच करती है भाई। इसमें जांच करती है अगर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है, एफिडेविट फॉर्म नहीं है, गलत है, कोई चीजों को गलत जानकारी दी है आपने, इसके सब की जांच होती है। फिर एक लिस्ट जो है बनाई जाती है, ठीक है। इस लिस्ट बनाती हैं, जब ये सेकंड नंबर पे लिस्ट होगा, उसकी जांच होगी, एक लिस्ट बनेगा। फिर 3 से 5 दिन का या 1 हफ्ते का अधिकतम टाइम दिया जाता है अपने नाम वापस लेने का, ठीक है, टू रिटर्न द नेम, अपने नाम को वापस लेने का, और ये सारी चीजों को, ठीक है। आपके उस समय आपका डिपॉजिट मनी जमा जो किए हो वो वापस भी हो जाती है, और डिपॉजिट मनी जैसे जमा करेंगे उसकी रसीद अलग से मिलती है, ठीक है। फिर आपका नामांकन पत्र की जो समीक्षा होगी, यहां पर जब समीक्षा होगी तो एक एक चीज को जांच किया जाएगा, क्या प्रॉपर भरे गए हैं, क्या दिए गए इंफॉर्मेशन सही है, ठीक है। अपने लेवल पर इन सब चीजों जांच होती है। जैसे ही जांच होती है तो फिर, ठीक है, इनको टाइम दिया जाएगा। इसमें अगर वो नाम वापस ले लिए तो उसका नाम हटा दिया जाएगा। फिर इसीलिए अंतिम सूची या फाइनल लिस्ट जो है वो जारी होती है, ठीक है। यही फाइनल लिस्ट जो जारी होगी, ठीक है, तो ये स्क्रूटनी के बाद होगी, ठीक
ठीक है, मतलब ये जांच होगी, समीक्षा होगी, इसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी। फाइनल लिस्ट अगर जारी हो गया उसके बाद कैंडिडेट अपना नाम वापस नहीं ले सकते, उसके बाद किसी भी कंडीशन पर, ठीक है, उनको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, और उनके डिपॉजिट मनी वगैरह सारी चीजें जो हैं वो फिक्स हो जाएगी। और यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में इसको जमा दिया जाता है, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है, एक बार क्वेश्चन आया है कि भाई अंबा प्रसाद, ठीक है, और क्या नाम आया था, एक छेदीलाल, कनछेदीलाल, इस टाइप का आया है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आते हैं, ठीक है। और एक बार हिंदी में दे दिया गया था, जैसे कि ना अंबा प्रसाद, तो जैसे ANM, ठीक है, अनबा, तो AN, ये अंबा हो गया, अंबा प्रसाद। तो इंग्लिश में दिया रहेगा तो दिक्कत नहीं है ना, एक बार हिंदी में ही दे दिया था, और एक में अंबा प्रसाद इस टाइप का दे दिया है, अनबा, ठीक है, अंबा प्रसाद। तो इसको ध्यान देना है आपको, भाई M पहले आएगा, N बाद में आएगा, ठीक है, यही चीजें हैं। ये हिंदी में क्या लिखा था ऐसा, अंबा, अरे एक मिनट ना, अंबा प्रसाद, और एक में लिखा है अंबा प्रसाद, ठीक है, यहां पर ऐसा लिखा है अंबा प्रसाद। तो चीजें आपको वही लगेगी, लेकिन आपको कैसे जमाना है, तो यहां पर पहला इसको लिया है और दूसरा इसको लिया। PSC का आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो आंसर लिया है, तो ये आधा म जिसमें लगा हुआ है उसको पहले लिया है, और अम की मात्रा जो लगा है उसको बाद में लिया है, ठीक है। लेकिन अल्फाबेटिकल्स में तो आप समझ गए होंगे, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में देगा तो आप उसको इजिली, ठीक है, डिक्शनरी के फॉर्म में आप उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग को याद रखनी है भाई। डस्टर कहाँ गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अंबा प्रसाद। तो ये पूरे के पूरे जो फाइनल लिस्ट है, जो अंतिम सूची है, वो आपको बता दिया जाता है किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में उसको जमा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका चुनाव चिन्ह का आवंटन या फिर बंटवारा, ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ द इलेक्शन सिंबल्स, ठीक है। इसमें ना अगर आप देखो, इसमें ना ये चार है ना आपके अलग अलग डिसाइडेड है। सबसे पहले पंच, सरपंच, जनपद, जिला, तो बहुत सारे सिंबल जो है ना वो इकट्ठे करके रखी रहती है, इलेक्शन कमीशन के पास है, उनके पास फिक्स है ना। जैसे कि 20 अधिकतम हो सकते हैं क्या, पंच, ठीक है, तो 20 पंच हो सकते हैं। सरपंच हो सकते हैं कितना भाई, सरपंच कितने होंगे, तो एक होगा सरपंच, लेकिन अधिकतम कितने लोग खड़े हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से अलग से वो एक जारी करती है कि भाई 10 लोग, 15 लोग, इस टाइप से वो सिंबल करके रखिए। पंच के लिए अलग, सरपंच के लिए अलग, जनपद के सदस्यों के लिए अलग, जिला के सदस्यों के लिए अलग, और कुछ कुछ मैच भी करते हैं, ठीक है। सबसे बात ये जानना है कि इलेक्शन सिंबल्स का जो अलॉटमेंट है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा नहीं मांगा जा सकता। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वो रैंडमली करती है, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिव तौर पर या किसी भी हद तक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको कर देती है। ऐसा नहीं है किसी दबाव में आकर के, या इसको अच्छा लग रहा है या उसको ये लग रहा है, इसमें किसी भी टाइप का आवेदन या एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किया ही नहीं जाएगा, स्वीकार ही नहीं किया जा सकता कि भैया मुझे कंडिल छाप ही चाहिए, कि मुझे नारियल पेड़ चाहिए, या फिर उगता सूरज चाहिए, है ना, धान लगाता हुआ किसान चाहिए, हल चलाता हुआ किसान, या फिर कटाई फसल काटता किसान, इस टाइप का आप लोग सिंबल देखे होंगे, ठीक है। तो इन सब का टेबल रहता है, ग्लास रहता है, ठीक है, टेबल लैंप रहता है, कंडिल रहती है जिसको लालटेन बोलते हैं आप लोग, ठीक है, लालटेन उसी को कंडिल बोला जाता है ना छत्तीसगढ़ी में। तो ये सारी चीजें हैं, बैलगाड़ी रहेगा, बैल रहेगा, ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान रहेगा, इस टाइप के बहुत सारे सिंबल्स जो है होते हैं। तो सबका अलग अलग आपका अलॉटमेंट किया जाता है, ठीक है। ये अलॉटमेंट बस इतना याद रखना है, ये रैंडमली होता है, ठीक है। किसी भी तौर पर इसको आप एप्लीकेशन या आवेदन स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब इसको बांटने का जो अधिकार है वो पूरा का पूरा होल्स और राइट किसको है, राज्य निर्वाचन आयोग को है। सॉफ्टवेयर के थ्रू रैंडमली बांट देते हैं जिसको भी, ठीक है, जो जिसके में चला गया, वो लोग पहले से फिक्स करके रखते हैं कुछ कुछ, फिर चला गया। तो ये है आपका अलॉटमेंट। इसके बाद चुनाव होगी, ठीक है, चुनाव होगी, मैंने बता दिया, उसकी काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग और रिजल्ट डिक्लेरेशन, ठीक है, तो मत गणना और परिणाम जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग कहां होगी, मैंने बताया था वार रूम वगैरह जो होता है, ठीक है, वहीं पर इसकी काउंटिंग की जाती है, अधिकारी उस पे आते हैं और परिणाम जारी हो जाता है। दैट मीन्स रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि कौन कौन कैंडिडेट जो है कौन कौन से एरिया से, ठीक है, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य या जिला पंचायत के सदस्य जो है वो बने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि भाई डिक्लेरेशन और ये, तो इसके 30 दिनों के भीतर, ठीक है, विद इन 30 डेज, ठीक है, विद इन 30 डेज, 30 दिनों के
भीतर अब इनको क्या करना है भाई, इनको मीटिंग करनी है, यही कहलाता है आपका प्रथम मीटिंग, प्रथम सम्मेलन, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, प्रथम मीटिंग, बहुत क्वेश्चन आता है इसका, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग, अब जीत गए ये लोग, जीत गए, पंच बन गए, सरपंच बन गए, ठीक है, जिला पंचायत के सदस्य सब हो गए और जनपद पंचायत के सदस्य बन गए, ठीक है। अब आती है फर्स्ट मीटिंग की बारी। ये 30 दिनों के भीतर बुलाया जाना जरूरी है। दैट इज मैंडेटरी टू कॉल फर्स्ट मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ द रिजल्ट डिक्लेरेशन या डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना 30 दिनों के भीतर होगा। हु, ठीक है, हु कॉल्स द फर्स्ट मीटिंग, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ग्राम पंचायत की बात करूं तो ग्राम सचिव वहां पर जो है पहली मीटिंग की, ठीक है, वो बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करेगा, तो राजस्व अधिकारी करेगा, याद रखना इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, राजस्व अधिकारी करते हैं। वैसे ही आपका जनपद में या तो उसका सीईओ करेगा जो डिप्टी कलेक्टर रैंक का अधिकारी होगा, या कलेक्टर किसी को नियुक्त कर सकता है। सेम वैसे ही जिला पंचायत में अगर हम बात करें तो जिला पंचायत का सीईओ उसको लीड करेगा, ठीक है, और कॉल भी वही करते हैं, ठीक है। वो लोग कॉल कर लेते हैं कि भाई इस दिन आपको मीटिंग में आनी है। तो इस दिन क्या होगा, ठीक है, व्हाट शुड बी डन, क्या क्या होना चाहिए, या व्हाट वुड बी डन, है ना। तो व्हाट विल बी डन, क्या होगा, मतलब फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है, व्हाट हैपन्स, या क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन फर्स्ट मीटिंग ऑफ द, ठीक है, मेंबर्स। तो यहां पर सबसे पहले ये मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स हैं क्या हैं, अभी जनपद पंचायत के सदस्य के लिए निर्वाचित हुए हैं, अभी बने नहीं हैं। क्यों नहीं बने हैं, जब तक ये शपथ नहीं लेंगे तब तक नहीं बने। दैट मींस उस दिन क्या होगा, शपथ ग्रहण होगा, ओथ एंड अफर्मेशन होगा फर्स्ट मीटिंग पे ही, ठीक है। जैसे ही ओथ एंड अफर्मेशन होगा, ये अब क्या बन गए, अब ये बन गए पंच बन गए, जनपद के सदस्य बन गए, और आपका क्या बन गए, ये जिला पंचायत के सदस्य बन गए, मेंबर ऑफ जिला पंचायत, मेंबर ऑफ जनपद पंचायत एंड पंच, ठीक है, अब ये बन गए। और सरपंच का भी वहां पे शपथ होता है, सरपंच का भी शपथ होता है, अनुविभागीय अधिकारी उसको शपथ दिलाता है भाई, याद रखना, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां पे इसी दिन फर्स्ट मीटिंग में ही, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में ही अपने अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेंगे। लेकिन ग्राम पंचायत में का जो अध्यक्ष होता है उसी को हम सरपंच बोलते हैं, और सरपंच का इलेक्शन होता है डायरेक्ट, तो वहां पर उसको चुनने की जरूरत नहीं है। तो ग्राम पंचायत लेवल पर, ठीक है, वो किसका चुनाव करेंगे, उप सरपंच का चुनाव करते हैं, उप सरपंच का चुनाव करते हैं। लेकिन जिला और जनपद के केस में आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा, तो जनपद और जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा, वो निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। किसका, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो इस दिन क्या क्या याद रखना है भाई, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा, पंच लोग अपना उप सरपंच बनाएंगे, ठीक है, ये याद है। अगर हो सकता है सरपंच वगैरह का डिले हो गया, मान के चलो सरपंच वगैरह के उसमें डिले हो जाता है कि भाई सरपंच का चुनाव जो है या रिजल्ट जो बाद में आना है या वो आना है, उससे पहले मीटिंग हो गया इन द केस, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो पंच लोग आपस में, ठीक है, आपस में क्या करते हैं, एक स्थानापन्न, दैट मीन्स एक टेम्पररी उसके रिप्लेस्ड सरपंच बना लेते हैं, अपने बीच से एक पंच को चुन लेंगे कि ये रहेगा। जब तक कि वो सरपंच नहीं आ जाता तब तक स्थानापन्न बोलते हैं ना, थोड़ा सा याद रख लेना, एक टर्म पूछ लेते हैं स्थानापन्न। इसका इंग्लिश में टर्म ऐसा कुछ मिलता नहीं है ना, स्थानापन्न सरपंच, क्योंकि सब ऑफिशियल लैंग्वेज ही आपका ये है, तो बेयर एक्ट भी डायरेक्टली दिया गया है ना। स्थानापन्न ये टेम्पररी है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और क्या बोलेंगे, टेम्पररी होता है ये, कुछ समय के लिए, जब तक सरपंच की पर्टिकुलर शपथ ग्रहण नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक स्थानापन्न सरपंच जो है ये लोग नियुक्त कर लेंगे। कौन करेंगे, पंच लोग आपस में करते हैं, ठीक है, टेम्पररी है वो, इसको समझ लीजिए। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, इस फर्स्ट मीटिंग की वैल्यू इतनी है, ठीक है, कि ये 30 दिनों के भीतर बुलाई, यानी अनिवार्य, दैट इज मैंडेटरी, एकदम बुलाना ही है, ठीक है। अब इसी बीच में जो नहीं आएगा उसका नुकसान है ना, हो सकता है वो अध्यक्ष बनने वाला, हो सकता है उपाध्यक्ष बनने वाला हो, ठीक है। इसलिए 30 दिनों के भीतर ये आपस में करते हैं और इनको डेट दे दिया जाता है, तो इस दिन वो सब के सब शामिल हो जाएंगे। और जैसे इस दिन शपथ भी ले लिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी चुन लिए, इसी वजह से ये फर्स्ट मीटिंग से ही आपका जो इनका टर्म है ना, 5 साल का टर्म, वो कब से काउंट होता है, तो वो काउंट होता है इनके फर्स्ट मीटिंग से ही, याद रखना भाई, ठीक है। ये काउंट होता है आपका फर्स्ट मीटिंग से ही, कि फर्स्ट मीटिंग से ही आपका काउंट होगा 5 ईयर्स जो टर्म है, ईयर टर्म्स, जो 5 साल की अवधि, ठीक है, की गणना ये यहीं से की जाती है, ठीक है, पहली मीटिंग से, इसको याद रखना 5 ईयर्स टर्म। तो इसकी काउंटिंग
याद रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, इसकी काउंटिंग जो है कब से होती है, फर्स्ट मीटिंग से ही होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पीएससी में जस्ट 18 में, 2018 में ये क्वेश्चन आया था, है ना। 18 या 17 गई है, मेरे ख्याल से 18 गई है, ठीक है। तो इसमें दिया गया था, एकदम डेट दिया गया था कि इतना जनवरी इतना को ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और इसके बाद 3 साल बाद ये चला गया था, उसके बाद फिर एक नया रिक्रूट हो गया, ठीक है। तो इसकी गणना कब से की जाएगी, तो फर्स्ट मीटिंग से ही गणना होती है, या इस दिन, ठीक है, वो से लेकर के 2 साल बाद अगर वो सरपंच जो है हट जाता है, या जिला पंचायत के अध्यक्ष या जनपद सदस्य जो है वो हो जाता है, तो उसका एक नया रिक्रूट हो जाएंगे। अब इसके बाद जो भी चुनाव होंगे, ठीक है, सब बाई इलेक्शन जिसको बोलते हैं, या उपचुनाव अगर होते हैं, तो वो सिर्फ उतने ही तारीख के लिए रहेगा, मतलब 5 साल के लिए जो बची हुई अवधि है उतने तक के लिए है वो सरपंच, उप सरपंच या सदस्य बना रहेगा, ठीक है। 5 साल बाद फिर से फ्रेश इलेक्शन होते हैं, तो वो जो बचा रहेगा 2 साल बाद, अगर 3 साल बाद, 4 साल बाद रिक्रूट होता है या चुनाव होकर के जीत के आता भी है, तो सिर्फ बचे हुए समय के लिए उसका जो है वो पीरियड रहेगा, वो वहां से 5 साल नहीं रहेंगे। फिर जब चुनाव होगी तो 5 ईयर्स का नया टर्म होगा, और ये 5 ईयर की जो काउंटिंग होती है वो कब से होती है, इनके फर्स्ट मीटिंग में। हो सकता है शपथ वो पहले ले ले, शपथ, ठीक है, वो ग्रहण कर लें या कुछ और कर ले, मीटिंग नहीं हुई है, तो ये फर्स्ट मीटिंग से ही मेनली मानी जाती है। इसको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन में आया गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट मीटिंग क्या है, ठीक है। और फिर आगे अब सरकार बन जाती है, फिर यहीं से जैसे शपथ लेते हैं, ठीक है, इन लोग का आचार संहिता को फिर हटा लिया जाता है। हाँ, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बचती है कि भाई कोई भी व्यक्ति इनमें से 2 से ज्यादा पद के लिए नहीं लड़ पाएगा, 2 से ज्यादा, ठीक है, चुनाव नहीं लड़ सकता, इसको याद रखना, ठीक है। दैट मीन्स सरपंच है तो जनपद का सदस्य, देखो पंच है और सरपंच, ठीक है, पंच और सरपंच दोनों के लिए लड़ सकता है, वो बिल्कुल लड़ सकता है, ठीक है। फिर पंच है तो जनपद सदस्य के लिए लड़ सकता है, पंच है तो जिला पंचायत सदस्य के लिए भी लड़ सकता है। सेम सरपंच जो है, ठीक है, वो पंच, जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य या 2 को ही लड़ेगा ना, एक साथ 3-3, 4-4 नहीं लड़ सकता वो, याद रखना, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, जैसे जनपद पंचायत का सदस्य है तो जिला के लिए भी लड़ सकता है, जिला वाला जनपद के लिए भी लड़ सकता है, या फिर सरपंच के लिए भी लड़ सकता है, तो व्हाटएवर, 2 से ज्यादा का नहीं लड़ सकता। तीसरी चीजें, जब अगर दोनों में वो जीत जाता है तो एक पद को छोड़ना पड़ता है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है, फिर वो खाली हो जाएगा, तो एक पद को उसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब एक ही में वो कंटिन्यू रह सकता है पूरा 5 साल, ठीक है। तो जिस समय जिसका एक शपथ लेना है उसका, ठीक है, मतलब रिजल्ट डिक्लेरेशन तो सबका एक साथ होता है, तो 30 दिनों के भीतर वो डिसाइड कर लेगा, उसको टाइम दिया जाता है कि भाई आप एक चीज को पकड़ो, ठीक है, और एक चीज को छोड़ो, तो वहां से वो क्लियर हो जाएगा कि कौन व्यक्ति किसका शपथ लेगा, दैट मींस कौन सा कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। दूसरी चीजें याद रखना, एक पंच जो है 2 वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता, एक पंच 2 वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता, इसको समझिए। अपने वार्ड से, एक ही वार्ड से वो चुनाव लड़ेगा, भाई यहां से भी लड़ रहे वहां से भी लड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक सरपंच 2 गांव से चुनाव नहीं लड़ सकता, एक ही गांव में लड़ सकता है वो, भले ये सब चीजों को समझिए, ठीक है। जो जनपद पंचायत का सदस्य है तो एक ही जनपद से लड़ेगा, जिला पंचायत का तो एक ही जिले से लड़ेगा, ये एक ही है, इसको समझिएगा। कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन और आपको लगता है यार यहाँ का पंच है तो गाँव में तो कहीं पर भी वो बन सकता है, दैट मीन्स एक ही वार्ड से उसको चुनाव लड़ना है, दूसरे वार्ड में और नहीं लड़ सकता, तीसरे में, सब में पता चला दे दिया कहीं का तो मैं सरपंच पंच बन ही जाऊंगा, ठीक है, या 2-3 गांव में लड़ लेते हैं, किसी ना किसी गांव का तो सरपंच में बन ही जाऊंगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। किसी ना किसी, मतलब एक ही पंच एक ही वार्ड से लड़ेगा, एक ही गांव से सरपंच लड़ेगा, एक ही जनपद से लड़ेगा, क्योंकि उस जनपद में होने के लिए उसका जो निवास स्थल है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड में वो उस पर्टिकुलर जनपद में आने चाहिए, तब वो जनपद का लड़ सकता है, वोटर लिस्ट से उसको देखा जाता है। उस गांव में है तो उसका सरपंच या पंच का ले सकता है, और उस पर्टिकुलर वार्ड में है तब उस वार्ड का वो मतलब पंच में जो है वो खड़ा हो सकता है, इलेक्शन में कैंडिडेट में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। जिला में है तो उसी जिले में ही उसका जो निवासी है, दैट मीन्स उसका जो होम रहेगा, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में उसमें वहां का एड्रेस प्रॉपर होगा तभी वो लड़ता है। क्वेश्चन आता है कि भाई दूसरे जिले से लड़ सकता है क्या, आपको लगेगा यार दिक्कत क्या है, ये जनपद में, चलो एक ही जिले में तो है, आपको यही लगेगा कि जनपद है तो इस जनपद में नहीं तो उसमें लड़ सकता है, बट नहीं होता ऐसा, ठीक है। सरपंच भी अपने गांव से दूसरे गांव में 2 ग्राम पंचायतों का नहीं लड़ सकता, याद रखिएगा, ठीक है। एक
ग्राम पंचायत है जिसमें 2 या 2 से अधिक गांव आ सकते हैं, ठीक है, तो क्या 2 या 2 से अधिक गांव से लड़ सकता है, लेकिन पंचायत देखिए भाई सरपंच तो एक ही रहेगा ना, ऐसे लगाना, दिमाग उसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ठीक है, अलग अलग वार्ड से भी नहीं लड़ा जा सकता, या पूरे ग्राम पंचायत तो एक ही होगा, भले गांव का हो सकता है। हाँ, जैसे कि 2 या 3 गांव मिलकर के ग्राम पंचायत है तो वो सरपंच जो है कोई भी गांव का हो सकता है, याद रखना, लेकिन सरपंच तो एक ही होगा। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, होप सो आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। 2 से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, वोटर जो होते हैं, वोटर वोट डालने वाले, मैंने बताया था है ना, एक एज पे 4 वोट डालता है वो एक साथ, लेकिन एक साथ उसको 2 से ज्यादा भी नहीं देते। मैंने बताया था कि 2 आपको बैलेट पेपर देंगे, फिर जब वो डाल के आ जाओगे फिर 2 देंगे, 4 एक साथ नहीं दिया जाता। सेम, एक कैंडिडेट 2 से ज्यादा चुनाव भी नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो होप सो, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट बचे होंगे। अगर आपको इसके बाद भी डाउट है तो बिल्कुल आप हमसे क्वेश्चन करिए, कांटेक्ट करिए। अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो शेयर करिए। होप सो, मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ें आप लोग के लिए कवर करूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है इसे क्वेश्चन सॉल्व करिए, बन रहे होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली बनेंगे। और अगर लगता है कि ये चीज़ें नहीं हैं तो बिल्कुल आप क्वेश्चन करिए, कांटेक्ट करिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे फिर से हम पढ़ेंगे कि भाई और क्या क्या है, मतगणना वगैरह थोड़ा सा देख लेंगे, है ना, और क्या होगा वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।